ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और देखिए, रुझानों में फिलहाल अगर हरियाणा का जिक्र करें तो बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस का गठबंधन जो है वो आगे चल रहा है। राकेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर उनका रुख कर लेते हैं। राकेश जी, किस तरीके से देखा जाए इन शुरुआती रुझान को? रिजल्ट मान लिया जाए या फिर फेरबदल हो सकता है, जैसा ठीक थोड़ी देर पहले हरियाणा में देखने को मिला? ठीक है राकेश जी, आपका रुख करेंगे। इस बीच अनिल विज क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। वो जो नकली चीज होती है, अगर किसी को नकली जूता पहना दो तो घर जाते जाते वो फट जाता है। अब वो फट चुका है और अब असलियत सामने आ गई है। और आप देखेंगे कि शाम तक जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पर ये गैप और बढ़ता चला जाएगा। सर, पर कांग्रेस ने तो ऑलरेडी सेलिब्रेशन शुरू करे हुए थे। अब आगे वो ही सेलिब्रेट कर रहे थे जो कांग्रेस के अंदर भी चाहते थे हुड्डा हारे। बहुत सारे लोग थे, मैंने शक्लें जानता हूं मैं उनकी, मैंने देखा उनको, वही पटाखे बजा रहे थे कि हुड्डा हार रहा, हुड्डा हार रहा, हुड्डा हार रहा। तो देखिए, अनिल विज को सुन रहे थे और यहाँ पर अपनी जीत की खुशी उनके चेहरे पर साफ तौर पर झलक रही थी। राकेश जी, जैसा आप खुद ही कह रही हैं कि शुरुआती रुझान है, तो शुरुआती रुझान तो है ही, लेकिन अगर ये जिस तरह से भाजपा ने कमबैक किया है और टक्कर दे रही है भाजपा, इतना कुछ होने के बावजूद अगर आप देखेंगे तो माहौल बिल्कुल इनके खिलाफ था। अगर हम लोकसभा से शुरू करें तो संकेत वहीं से मिल गए थे। 10 में से भाजपा 5 सीट हार गई थी। उसके बाद इन्होंने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बदला। उसके बाद फिर आप आज सुबह देख रही थी, नायब सिंह जी खुद ही कह रहे थे कि हार की जिम्मेदारी मेरी होगी। उसके बाद भी अगर भाजपा कांटे की टक्कर दे रही है तो ये भी बड़े आश्चर्य की बात है। राकेश जी, कांटे की टक्कर नहीं, ये तो मतलब सरकार बनाती हुई दिख रही है और क्लियर मेजोरिटी दिख रही है। अभी जो रुझान शुरुआती, हाँ ये रुझान है, रुझान जैसा आप कह रहे हैं। रुझान पे ही अगर बात करें तो नहीं, तो क्या जो जैसा आपने कहा कि सरकार के खिलाफ बहुत सारी चीजें दिख रही थी, क्या वो सिर्फ ऊपर ऊपर दिख रही थी, नीचे कुछ भी नहीं था? नीचे ये तो मैं कहूँगा कि चूंकि जनता के पास बहुत सारा ऑप्शन नहीं है, कांग्रेस भाजपा 2 ही ऑप्शन है और जनता ये उसमें से ही उनको चुनना है। अदरवाइज वहाँ बहुत सारे मुद्दे थे। अब जैसे मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। चलिए सर, एक सेकंड के लिए आपको रोकते हैं। इस समय हमारे सहयोगी कंचन ने भूपेंद्र हुड्डा से खास बातचीत की है, वो सुनवाते हैं। सर इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। सर, जिस तरीके से आज आंकड़े आ रहे हैं, आपको कितनी खुशी हो रही है, क्या कुछ लग रहा है? कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और लोगों ने बहुत शांतिप्रिय ढंग से किया है। लोग बदलाव चाहते हैं। सर, आपने कहा था कि 60 के पार आएगी, लेकिन आंकड़े इसी आएगी। मैंने कभी नंबर नहीं दिया, मैंने कहा बहुमत बनाए कहूँ, कभी नंबर नहीं दिया। आप अपने आप मेरी बात मेरे मुंह में कैसे ला सकता हूँ अपनी बात? मैं नंबर कभी नहीं देता हूँ, लेकिन बहुमत से कांग्रेस सरकार बना रही है। बीजेपी कह रही है हम सरकार बनाने जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं कह रहा हूँ कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री कौन होगा? जो पार्टी फैसला करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया। फिलहाल जो रुझान है उसके हिसाब से कांग्रेस जो है वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा अभी भी आश्वस्त है। राकेश जी, जल्दी से। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ और आज वायुसेना दिवस भी है, तो मैं ये बता दूं, अग्निवीर का जो मुद्दा है, अग्निपथ, ये मुद्दा इतना, जैसा हम इसको लोग इसको हटा दे रहे हैं कि नहीं ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं सेना का जीवन जी के आया हूँ और हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ हर घर से सैनिक है। हर घर में आप पाएंगे कि एक सैनिक है। अगर कोई राज्य ऐसा है जहाँ से सेना में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है तो वो हरियाणा है। और वहाँ ये मुद्दा था, बेरोजगारी तो था ही, उसके बाद ये अग्निपथ योजना भी था, जहाँ की सरकार ने ऐसा कर दिया कि भाई सैनिकों को आपने बंधुआ मजदूर बना दिया कि 21,000 रुपये मिलेगा, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर हैं आप, 4 साल की नौकरी कीजिए और आ जाइए। तो ये ऐसा नहीं कह सकते कि मुद्दा नहीं था। और ये रिजल्ट क्या होगा वो अलग बात है। तो उस पर चर्चा के लिए तो सरकार भी तैयार है कि ठीक है, चर्चा करनी है, उस पर आइए चर्चा करते हैं। वो मुद्दा हरियाणा में दिखा तो नहीं, अगर ये रुझान है तो अभी रुकिए, वक्त बताएगा, लेकिन ये मुद्दा था। राजलक्ष्मी जोशी जी हमारे साथ है। राजलक्ष्मी जी, बहुत स्वागत आपका, आपके पास आ रहे हैं। जो ये इस समय स्क्रीन पर आप देख रही हैं कि बीजेपी 47 और कांग्रेस 34 सीटों पर, इस समय 35 सीटों पर लीड करती हुई दिख रही है, क्या यही परिणाम रहने वाले हैं या हम अभी कम से कम 1 घंटे
2 घंटे का इंतजार करें। नमस्ते अभिषेक जी, और सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी मैम बहुत शुभकामनाएं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि देखिए ये इसमें 2 चांसेस है कि या तो जैसे एग्जिट पोल में नजर आया वही रहेंगे, या तो फिर अभी जो आपको रुझान दिख रहा है वो जो है इसमें थोड़ी सी फेरबदल हो जाएगी। लेकिन जो भी स्थिति हो, आप अगर देखेंगे कि भाजपा को नुकसान वैसे तो हुआ नहीं है, लेकिन जो नुकसान हुआ है वो जेजेपी और आईएनएलडी को है हरियाणा, और उसका फायदा हो रहा है शायद कांग्रेस पार्टी। कितना फायदा होगा ये अभी वक्त पता है, लेकिन मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये जो है छत्तीसगढ़ का रिपीट हो रहा है। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कि उधर की जो विधानसभा के इलेक्शन थे वहां पर भी वैसे ही हुआ था कि लोगों को पहले लगा था कि भाजपा खुद से पीछे चल रही है या तो फिर कांटे की टक्कर नजर आ रही थी, लेकिन आप देखते हैं कि रिजल्ट जैसे जैसे आ गए तो फिर वो पूरी की पूरी पलट गई, स्थिति ही पलट गई। और वो अभी हरियाणा में वही नजर आ रहा है मुझे कि लोकसभा इलेक्शन और आज के बीच जो स्थिति थी वो पूरी तरीके से पलट गई। तो क्या राजलक्ष्मी जी, जो ये किसानों का मुद्दा था, पहलवानों का मुद्दा था, आते हैं आपके पास मैम, एक प्रतिक्रिया आ रही है वो सुनवाते हैं। अभी सिर्फ 2 राउंड पे है हम, अभी तीसरे राउंड की हमें रिपोर्ट आई है। तीसरे राउंड पे 2600 से हम आगे चल रहे हैं जी। अभी मैं सीधा आया, तीसरे राउंड से हम 2600 से आगे चल रहे हैं और हमारी लीड अभी बहुत बढ़ने के लिए। शुक्रिया जी। हरियाणा में कांग्रेस 2 राउंडों के बाद मैं आपको ट्रेंड बता नहीं सकता जी। ट्रेंड पता चलेगा तो हमें 5, 7, 10 राउंड के बाद जी। तो और 1.5 घंटे में हम फिर से बात करते हैं। एक बार जब बेहतर ट्रेंड के बारे में पता चल जाए तब आपको पता चलेगा। बहुत बड़ी बहुमत से कांग्रेस सरकार आ रही है। शुक्रिया जी। 2 राउंड में कोई कुछ नहीं बता सकता जी। वही बात होगी, आप एग्जिट पोल करोगे और 50,000 या 20,000 लोगों की जगह अगर आप 10 लोगों से पूछ के मुझे आंसर दोगे, वो आंसर हमेशा गलत निकलेगा। शुक्रिया। ठीक है राजलक्ष्मी जी, देखिए आदित्य सुरजेवाला को आप सुन रहे थे। अगर चुनाव प्रचार में हम चले जाए तो रणदीप सुरजेवाला पूरे हरियाणा में प्रचार करते नजर नहीं आए, लेकिन अपने बेटे के लिए वोट मांगते जरूर नजर आए। अब शुरुआती रुझानों में आदित्य सुरजेवाला जो है वो आगे थे, लेकिन अब अचानक से वो पीछे रह गए हैं। हालांकि उनका कहना यह है कि वो आगे है, लेकिन अगर वेबसाइट पर देखें इलेक्शन कमीशन की, आदित्य सुरजेवाला पीछे चल रहे हैं। जी मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य ठीक होगा, क्योंकि अभी ऐसा है उनकी पार्टी में अंदरूनी जो भी बातें चल रही थी, आप वो सबको नजर आ रही थी। और जैसे आपने बताया कि वो हर कोई अपनी अपनी जो पोजीशन है उसको ठीक करने में लगा हुआ था। आप देखेंगे कि देखिए कांग्रेस और एनसी जो कश्मीर में भी गठबंधन में थी, वहां पर उन दोनों में भी ये सब चल रहा था कि कांग्रेस ने बहुत ज्यादा कैंपेनिंग नहीं किया जम्मू में, जहां पर वो अपेक्षित था। तो ये जो है ये उनके आपस में ही जो उनके घर के अंदर भी उनके बहुत सारे क्लेश हैं। और इतना ही नहीं, अभी आप देखेंगे कि उन्होंने जो भी वादे किए थे, जो भी गारंटीज उन्होंने बताई, जैसे अभी उनके वो जहाँ पर वो राज्य सरकार में हैं, वहां पर उन्होंने जो गारंटीज दी थी वो क्या वो आज पूरा कर पा रहे हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश का क्या आज एक अगर आप उदाहरण लेते हैं तो फिर देखिए क्या परिस्थिति है, कर्नाटका में क्या परिस्थिति है फाइनेंशियल कंडीशन की। तो ये देखिए अभी किसानों का जो अगर मुद्दा लेते हैं तो फिर देखिए कि क्या हो रहा है कि किसानों को उन्होंने बता तो दिया एमएसपी के बारे में, लेकिन जब वो केंद्र में सरकार में थे कांग्रेस, तो उन्होंने क्या किया एमएसपी के बारे में, उन्होंने वही चीज को उन्होंने जो रिजेक्ट कर दिया। आज कह रहे हैं कि वो हम वही करेंगे। ओपीएस जो है वो हिमाचल प्रदेश में फेल हुआ है, वो कहते हैं हम आज ये उसको करेंगे। यहाँ पर अग्निवीर की जो बात है उसमें जो है वो एक भाग जो है उनका रिहैबिलिटेशन का, उसके ऊपर काम चल रहा है, क्योंकि अभी वो जो उनको कैसे रिहैबिलिटेट करेंगे अग्निवीरों को, उसके ऊपर से चर्चा हो रही है, होनी चाहिए। बिल्कुल, सरकार ने ये बोला है कि उस पर हम चर्चा के लिए हमेशा तैयार भी है। ठीक है राजलक्ष्मी जी, आते हैं फिर से। एक और बात मैं कहना चाहूंगी
कि देखिए अगर 10 वर्षों के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी इतने मजबूत तरीके से अगर दिखाई दे रही है, तो फिर इसका मतलब है कि उधर के लोगों को वो उन्होंने पूरी तरीके से रिजेक्ट नहीं किया। अगर आप देखते हैं कि इतिहास में ऐसा हुआ है कि कांग्रेस जब जब हारी है तो उनको 5 सीटें, 7 सीटें, 13 सीटें ऐसे मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी वाकई में कंप्लीट रिजेक्शन नहीं है या ऐसे कोई सीट लेके आती है तो उसका क्या मतलब है, आप सोचिए। तो ये बहुत ही बड़ा संकेत है। कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर में भी, कश्मीर में ऐसा है कि कश्मीर में लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे ही नहीं। तो ये जो है ये उनका आपस ये तो परसेप्शन बना हुआ है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। वैशाली जी, खबर ये आ रही है कि हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर के हलचल तेज हो गई है, बीजेपी के नेता जुटने लगे हैं। क्या अभी भी जल्दबाजी तो नहीं कर रही है बीजेपी? थोड़ा सा तो और इंतजार कर लेते हैं। देखिए, बीजेपी के नेता पहले से ही इस चीज़ को लेकर आश्वस्त हैं। हम लोग कांग्रेस की तरह नहीं हैं कि अगर चुनाव के रिजल्ट जो भी आते हैं तो उसका ठीकरा दूसरों पर फोड़ना शुरू कर देते हैं या इलेक्शन कमीशन पर फोड़ना शुरू कर देते हैं, ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। हम जो भी फैसला है अपनी कमियों पर, अपनी अच्छाइयों पर, जनता की बेहतरी पर, क्योंकि हम शासन नहीं करना चाहते। देखिए, राजनीति में बीजेपी भी आना चाहती है और कांग्रेस भी। फर्क सिर्फ इतना है, बीजेपी शासन करना चाहती है और हम सिर्फ सेवा। तो बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व पे है, चाहे वो छोटे से पद पे है, अगर आप देखें, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखें तो इस तरह के फैसले पहले इतनी वर्षों सरकार रहने के बाद भी कभी नहीं लिए गए। देखिए, आप सुने एक मिनट पहले बात कंप्लीट होने हम कर लेते हैं। के भाइयों में लड़ाकर के शर्मा जी आप जब नहीं प्लीज सर, जब आप बोल रहे थे उस टाइम वो सुन रही थी, मुझे भी मौका दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, आपको जब आप बोल रहे थे वो सुन रही थी, अब वो बोल रही है, रिप्लाई कर लीजिएगा। मैम आ रहा हूँ आपके पास। अभी सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे हैं, सुनवाते हैं। और ऐतिहासिक जनादेश देगी और भारतीय जनता पार्टी अब तक का अपने सबसे शानदार प्रदर्शन करेगी। वैशाली जी अब बोलिए। आप अगर देखें जिस तरह से G20 पहली बार हुआ, जिस तरह से देखिए कतर से सैनिक वापस आए, जिस तरह से यूक्रेन से बच्चे वापस आए, आप बताएं एक भी बच्चे के साथ पक्षपात किया गया? कांग्रेस बार बार आरोप लगाती है हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। मैं यूक्रेन से जो बच्चे आए हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे मुस्लिम थे, मैं खुद उसकी गवाह हूं। ठीक है, आप एक भी, जब कोरोना आया उसमें चाहे राशन वितरण है, चाहे दवाइयों को वितरण किया गया, आप एक ऐसा कोई व्यक्ति बता दीजिए, कोई धर्म बता दीजिए, कोई जाति बता दीजिए जहां पर पक्षपात किया गया हो। मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रही हूं कि अगर पढ़े लिखे युवा, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, अगर कोई भी होंगे वो बीजेपी को चुनेंगे, क्योंकि मुस्लिमों में तो ये रोकना चाहेंगे। आशीष सूद इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। थोड़ी देर पहले आप लोगों के चैनल हरियाणा में भी ऐसा ही बता रहे थे। इसलिए मेरा कहना यह है कि जो भी जनता का निर्णय होगा हम उसे सिर माथे पर स्वीकार करेंगे, मगर अभी बहुत जल्दबाजी है इस विषय में ये कहने की कि फला आगे है, फला आगे है। 10 राउंड में से अगर 3 राउंड की गिनती किसी सीट पर हुई है और वो भी कश्मीर जैसी पोलराइज्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, तो देयर इज लॉट टू हैपन। तो आपको क्या लगता है, आप अभी 28 में आ गए हैं, तो आपके पास वो नंबर्स हैं कि सरकार बन जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को व्यापक जन समर्थन है। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से यहाँ जम्मू कश्मीर के लिए काम किया है, प्रधानमंत्री का जो स्नेह के प्रति जम्मू कश्मीर की जनता का जो स्नेह है, मैं उस बात से पूरी तरह आश्वस्त हूं कि पहली कैबिनेट मीटिंग में जम्मू कश्मीर के विकास के ऐतिहासिक फैसले भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करते हुए आप देखेंगे। तो क्या इंडिपेंडेंट्स के साथ सरकार बनाने वाली है? ये सब निर्णय तो नतीजों के बाद होंगे, मगर हम आश्वस्त हैं कि हमारी पहली कैबिनेट की बैठक जम्मू कश्मीर के इतिहास में क्रांतिकारी फैसले जम्मू कश्मीर के विकास के लिए करेगी। सर, जो
प्रदेश अध्यक्ष रहना जी वो पीछे चल रहा है। पिछली बार भी इतने 2-3 राउंड तक पीछे थे और बाद में भारी बहुमत से जीते थे। मैंने आपसे कहा 12 राउंड की काउंटिंग वहां होनी है, इंतजार करिए, हम भारी बहुमत के साथ जीतने वाले हैं। बहुत धन्यवाद। फारूक अब्दुल्ला चलिए ठीक है, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो से सहयोगी शैंकी जिंदल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैंकी, कैथल में फिलहाल रुझान किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? अगर मैं कैथल की बात करूं, कैथल जो पहले था लीलाराम गुर्जर जो है वो आगे चल रहे थे, लेकिन अगर चौथे राउंड की बात करें तो आदित्य सुरजेवाला जो आगे है। अगर मैं कैथल की चारों विधानसभा की बात करूं, गुला से है जो देवेंद्र हंस है कांग्रेस प्रत्याशी, वो लगातार जो है लीड बनाए हुए हैं, और जो कुलवंत बाजीगर है वो लगातार पीछे चल रहे हैं, 6500 वोट से जो है वो आगे हैं। इसी तरह से अगर क्लैथ की बात करूं, क्लैथ के अंदर जो है जेपी के बेटे विकास सारण वो लगातार आगे चल रहे हैं। इसी तरह से पुंडरी है, जो पुंडरी के अंदर सतपाल जांबा है, जिसको पहली बार जो है भाजपा ने उसके ऊपर दाव खेला है, तो उस तरह देखते हुए पुंडरी के अंदर जो है सतपाल जांबा आगे चल रहे हैं लगातार। आगे पीछे होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी फिलहाल उन्होंने बढ़त बना ली है, लेकिन जब वो बार बार पीछे चले जाते हैं तो सवाल ये उठने शुरू हो जाते हैं कि रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस छोड़कर सिर्फ बेटे बेटे का प्रचार किया, और फिर भी अगर बेटा पीछे रह जाए तो क्या रणदीप सुरजेवाला पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल उठाए जाएंगे? के उसने लगातार जो है कैथल के अंदर ही प्रचार किया, और कैथल की सीट को उसने वोट सीट समझकर, एक लीलाराम गुर्जर जो है वो भी एक कदावर नेता है भाजपा के, लेकिन लगातार देखा जाए तो आदित्य सुरजेवाला के पक्ष में, सुरजेवाला ने अपने बेटे के पक्ष में लगातार उसने प्रचार किया। उसका जो एक जो रणनीति थी, उसने रणनीति जो थी वो लगातार तोड़ने की अपनाई। उसने जो भाजपा के जो भी कोई भी भाजपा के अंदर लगे हुए थे उनको तोड़कर अपने साथ मिलाने की। लेकिन पूरे हरियाणा की बात करें, हरियाणा के अंदर जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगातार प्रचार किया। कुमारी सैलजा जो है राहुल गांधी के आने के बाद, और जब उसने कहा कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं मेरे को इग्नोर नहीं करेगा, उसके बाद उसने प्रचार करना शुरू किया। चलिए ठीक है शैंकी। हरमान सिंह प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए, हरमान सिंह का रुख करते हुए। हरमान जी देखिए, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बड़े चेहरे आपकी पार्टी ने उतारे थे। जुलाना से विनेश फोगाट को आपकी पार्टी की तरफ से टिकट मिला, लेकिन अभी जो रुझान है उनमें जुलाना से विनेश फोगाट पीछे चल रही है। उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, जो मिल न सका उसको बुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, गम और खुशी का फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी का फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, चला गया, जिंदगी का साथ निभाता चला गया। तो देखिए, अनिल विज जो है वो अपनी खुशी साफ तौर पर यहाँ जाहिर कर रहे हैं। हरमान जी, आपका रुख करते हुए, आपने कई बड़े चेहरे चुनावी मैदान में उतारे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं, लेकिन कई बड़े चेहरे पीछे भी चल रहे हैं। हरनाम जी से संपर्क लगता है टूट गया, लेकिन के मिश्रा जी देखिए, इस बार का चुनाव हरियाणा का ऐसा लगा कि कांग्रेस, के शर्मा जी, ऐसा लगा कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ पहलवानों के भरोसे इस चुनावी बैतरनी को पार करने में जुटी थी, वरना ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि विनेश फोगाट, ठीक है आपने क्या सोच करके टिकट दिया भगवान जाने, पीछे चल रही हैं अभी लगभग 3500 वोटों से, तो सिर्फ और सिर्फ एक उसे मुद्दा बना करके कांग्रेस ने सोचा कि चलो ठीक है हरियाणा की बेहतरनी पार हो जाएगी। अभी बहुत सारा राउंड बाकी है। विनेश फोगाट जो आपको भी पता है कि 3500 वोट बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। ठीक है, सोचना नहीं होता है कि हमारी पार्टी और हर पार्टी है, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। लोग जो बोलते हैं ना हमारी पार्टी ऐसे रहती, मेरा जो मानना है, जो मुझे लग रहा है कि हरियाणा जो चुनाव, जो वहाँ पे कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी, वहाँ की जनता चुनाव लड़ रही थी। वहाँ बीजेपी के जो वादे जो 10 साल आपने जिस तरह से चेहरे बदले हैं, जैसा हमारी बहन यहाँ पे बोल रही थी
कि वहाँ शासन है जो है वो नहीं करती है बीजेपी। शासन के लालच में आपने देखा जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के आर सिंधिया जी को तोड़ के अपने पार्टी में खेमे में लाना, महाराष्ट्र में जिस तरह से उन्होंने शिवसेना को 2 भागों में विभक्त करना, जिस तरह से एनसीपी को तोड़ना, जिस तरह से बिहार में जिस तरह से उन्होंने 2 भाइयों को लड़ा दिया, जो रामविलास पासवान कभी सपने में नहीं सोचे कि हमारे चाचा भतीजे की लड़ाई होगी। सिंधिया आप इज्जत ही मांग रहे थे, नहीं मिला, इज्जत मांगे तो कौन सा इज्जत यहाँ मिल गया? सचिन पायलट को जिस तरीके से दरकिनार किया गया, कांग्रेस में भी मंत्रालय मिल रही थी। वो जिस सीएम के पद के लिए वो भागे थे, वो सीएम का पद तो आज भी नहीं मिला। ये तो कहना चाहता हूँ कि पीक में चिराग कौन बोलता है, नेताओं को रख नहीं पाती है ना, सवाल तो यही है। कंप्लीट करने दीजिए। हमारी बहन यहाँ पे जो बोल रही थी कि शासन जिस तरह से एमएलए को तोड़ के पार्टी में, जिस तरह से हिमाचल में कोशिश किया गया, गोवा में कोशिश किया गया, क्या ये नहीं बताता है कि आदमी अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के चक्कर में कितना गिर गया स्तर? ये चीज है, क्योंकि मैं ही कहता हूँ हर पार्टियों के लिए। ठीक है के जिस बीच बड़ी अपडेट मिल रही है, हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार के आसार नजर आ रहे हैं। इस बीच बड़ी अपडेट आपको बता दें, हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। रुझानों में बीजेपी का बहुमत जो है वो अभी तक बरकरार है। 47 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 36 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी पकड़ बनाई हुई है। लेकिन रुझानों में फिलहाल एक बार फिर से बीजेपी जो है तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और आंचल, इसमें एक दिलचस्प आंकड़ा ये भी अपने दर्शकों को बता दें कि अभी तक की जो मतगणना हुई है उसमें 40% वोट कांग्रेस को मिले हैं और 38% वोट बीजेपी को मिले हैं। तो ये दिलचस्प सा आंकड़ा है जो फिलहाल सामने निकल करके आ रहा है। लेकिन एक बार फिर से बीजेपी यहां सरकार बनाती नजर आ रही है और ये हम बार बार कह रहे हैं कि रुझान है अभी, इसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव संभव है। ठीक है आशुतोष जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए आपकी बात पर ही वो कुछ कह रहे थे। बीच में इंटरप्ट किए थे, इसलिए मैं नहीं पूरी बात कर पाया। ठीक है आशुतोष जी, बात पूरी कर रहा हूं कि जो करप्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, नाराज मत होइएगा, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, तो वही जो अग्निवीर की बात हो रही है या करप्शन की बात हो रही है, आपने देखा बात तो पहलवान के पास है, बात पहलवान ये चीजें देखा, आप शाम तक इंतजार करें। जम्मू में भी जो है सत्ता जो बनेगी वो कांग्रेस की बनेगी। और ये आपने देखो रुझानों में की बात छोड़ दे, आप एग्जिट पोल को देख ले, सभी चैनलों की एग्जिट पोल जो आपके न्यूज इंडिया का भी, उन्होंने भी बहुमत दिया है कांग्रेस को। ऐसे ही नहीं एग्जिट पोल से काम नहीं चलता ना सर, एग्जिट पोल में बीजेपी को 400 सीटें दी गई थी, 240 आया। तो उनके बहुत सारे चैनल है, अडानी के चैनल है, अंबानी के चैनल है। प्लीज सर, ये नहीं, चैनल होते हैं, उससे कोई वास्ता नहीं, वो किनके चैनल पोल नहीं हुआ ना, ये तो कहना चाह रहा हूं। बात एग्जिट पोल की है तो एग्जिट पोल पीछे छूट गया। एग्जिट पोल क्या है वो मैटर करता है। एग्जिट पोल में 400 सीटें दी गई थी बीजेपी को, 240 आई। इस बार तो बीजेपी कोई नारा भी नहीं है, तो 90 पार, 45 पार, 60 पार, क्योंकि उनको पता है कि मैं हार रहा हूं। और ये आप देखना 12-2 बजे बाद हम यही बैठे हैं, आपको देखना। चलिए 11 तो बज गया, 11 तो बज चुका है, 12 बजे क्या होगा वो भी 1 घंटे बाद पता चल जाएगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद जनता का क्या है आदेश वो बताते रहेंगे।